नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, अभी काफ़ी एग्ज़ाम के लीक होने की न्यूज़ आप आजकल देख पा रहे होंगे। जैसे सबसे पहले हमने देखा जो नीट यूजी जो एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लीक के बारे में न्यूज़ आई। ठीक है, उसके जस्ट बाद हमने देखा जो 18 जून को हमारा यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, उसके रिगार्डिंग लीक की बात आई और ये एग्ज़ाम तो कैंसिल ही कर दिया गया। भले ही ये नीट वाला कैंसिल नहीं किया है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम करवाने की बात चल रही है, लेकिन पूरा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। काउंसलिंग प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, लेकिन यूजीसी नेट को कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद आपको पता हो, कल न्यूज़ आ चुकी है जो एनटीए के जो पहले के जो भी आपके चेयरमैन वगैरह थे, उन सबको स्टाफ वगैरह थे, उनको काफ़ी जो अपर पोस्ट के जो लोग थे उनको हटा दिया गया है, नया स्टाफ लेके आ चुके हैं। और अभी इस पे बात चल रही है, काफी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इवन सीबीआई को केस दे दिया गया है यूजीसी नेट वाला। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई ऐसा पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम लीक हो रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के द्वारा, कोई भी आप एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है गवर्नमेंट फंक्शनरीज के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग एक लॉ पहले ही आ चुका है जिसका नाम है आपका द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इस एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है 12 फरवरी 2024 को ही। और ये एनफोर्समेंट में ये अब आया है, जैसे आपको पता है 21 जून को 2024 को ये एनफोर्समेंट में आया है। अब ये लागू हो चुका है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो इनसे पहले जो एग्जाम हुए हैं आपके यूजीसी नेट वाला एंड आपका जो नीट यूजी है जो हुआ है, वो भी जो लीक हुआ है, वो उसका जो क्राइम है वो ऑफेंस हुआ है माना जाए, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग डील नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं है ये जो एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये उसके पहले के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, लेकिन 21 जून 2024 से अब ये एनफोर्समेंट में आ चुका है। यानी कि इसके बाद से कोई भी अगर इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट फाइन जो भी है प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो हम जितने भी स्टूडेंट हैं, जो आपके यूपीएससी स्टूडेंट हो आप, एसएससी स्टूडेंट हो, आरबीआई के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, आरआरबी के स्टूडेंट हो, रिजर्व रेलवे बोर्ड के आप, ठीक है, उसके बाद आपका है एनटीए हो गया, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो एग्जाम कंडक्ट कराती वो वाले हो गए, आईबीपीएस वाले हो गए, ये सारा लिखा हुआ है कि इन संस्था के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ये सभी इसके अंदर फॉल करेंगी। और इनके अलावा भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो बाद में ऐड ऑन कर सकती है। तो जो बच्चे इन संस्था से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या इसके अंदर प्रोविजन है। ये आपके लिए एक अच्छी नॉलेज साबित हो सकती है, करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी अच्छा टॉपिक है ये। तो आप हम ये पूरा बेयर एक्ट कवर करेंगे, 8 पेज है इसके अंदर, फटाफट एक बार देख लेते हैं। भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 1 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी न्यू दिल्ली मंडे फ्राइडे 12 2024 को आपको पता ही है प्रेसिडेंट को एसेंट मिल चुकी है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं पूरा एक्ट। इस एक्ट का देखो ये मोटो बताया गया किस लिए बनाया गया है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एन एक्ट टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशन एंड टू प्रोवाइड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। भाई जो भी आपके अनफेयर तरीके से पब्लिक एग्जामिनेशन में जो भी इसका फायदा उठाता है, उन लोगों को इसके द्वारा पनिश किया जाएगा, या इससे रिलेटेड जो भी पर्सन है, अथॉरिटीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज है, क्या उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्या उनको फाइन देना पड़ेगा, ये सभी इस एक्ट के अंदर आपको इन सभी बातों का आंसर मिलेगा। बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक डे एज फॉलोज। ये बताया गया है कौन से साल में हुआ है, ये आपका 75th ईयर था रिपब्लिक डे का। चैप्टर 1 देखते हैं, प्रिलिमिनरी चैप्टर है आपका, शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट, अनफेयर मींस 2024। ठीक है, तो ये एक्ट का नाम है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉन। ये आप देखोगे ये डेट आ चुकी है, 21 जून से ये लागू हो चुका है। ठीक है, डेफिनेशंस देख लीजिए। जो डेफिनेशन आपको मतलब अगर जो बच्चे लॉ से बिलोंग नहीं करते उन्हें पता होना चाहिए, जो कोई भी आप स्टैट्यूट पढ़ते हो, कोई भी वेयर एक्ट पढ़ते हो, उसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है जिसके आपको थोड़े से एक से ज़्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, उसको ही सोल्व करने के लिए डेफिनेशन सेक्शन बनाया जाता है स्टैट्यूट्स में,
कि अगर आपको कहीं पे भी स्टैट्यूट में आने वाले टाइम में हम सेक्शन पढ़ेंगे, कैंडिडेट लिखा मिलता है, कम्युनिकेशन डिवाइस लिखा मिलता है, कंपिटेंट अथॉरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क, कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन, जब भी आपको ये वर्ड लिखे मिलेंगे तो आपके अंदर जो डेफिनेशन ये इस एक्ट के थ्रू बता रहा है, आपको उसी को उसके अकॉर्डिंग मानना है, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो कैंडिडेट वर्ड जो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा तो उसका मतलब यही है, means a person who has been granted permission by the public examination authority to appear in the public examination। जैसे आपको आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, एडमिट कार्ड जिन जिन बच्चों का आता है उन्हें ही अलाउ किया जाता है एग्जाम देने के लिए, तो ये आप सब क्या हो, कैंडिडेट्स हो। एंड इंक्लूड्स ए पर्सन ऑथराइज्ड टू सेट एज ए स्क्राइब ऑन हिज बिहाफ इन दी। कई बार आपने देखा होगा जो हैंडीकैप लोग होते हैं या फिर किसी कारण वजह से वो एग्जाम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सेक्शन में आते हैं, तो उनकी एक स्क्राइब होता है जो उनका, जैसे आपके जो हेयर इम्पेयर्ड लोग होते हैं या फिर जो थोड़े से विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, थोड़े से हैंडीकैप लोग होते हैं हाथों से, तो फिर उनको एक स्क्राइब दिया जाता है, वो एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो कह रहा है कि वो स्क्राइब भी आपका कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू दी क्लोज एच ए ऑफ दी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो आपको पता है ये आईटी एक्ट है आपका 2000, इसको साइबर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस साइबर लॉ में आप देखोगे सेक्शन 2 अगर क्लोज एच ए खोलोगे, वहां पे जो कम्युनिकेशन डिवाइस की जो डेफिनेशन दे रखी है वही डेफिनेशन आपको यहाँ फॉलो करनी है। एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन उस जो बेयर एक्ट में है वही डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो करी जाएगी, ठीक है। ये काफी हमने बेयर एक्ट देखे हैं, कई बार ऐसा ही होता है जो अगर एक डेफिनेशन पर्टिकुलर किसी बेयर एक्ट में है और इससे पहले वाले बेयर एक्ट में भी उसके रिगार्डिंग बातें हुई हैं, तो हम उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अलग अलग आपको ये नहीं कि इसमें उसका अलग मीनिंग होगा उसमें उसका अलग मीनिंग होगा, ऐसा नहीं होता है। कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी का मीनिंग है मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न विद दी पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आपके कह सकते हो जिनकी जिम्मेवारी है, मिनिस्ट्री हो सकती है या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, क्योंकि आजकल देखो मोस्टली एग्जाम कंप्यूटर के थ्रू ही करवाए जा रहे हैं, ठीक है। या फिर एग्जाम में कई बार चीटिंग करने के लिए भी कंप्यूटर्स या साइबर इन नेटवर्क्स का यूज किया जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग बता रहा है। और ये आईटी एक्ट में कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम, ये 3 डेफिनेशन है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2013 देखोगे, उसका जो आप सेक्शन 2 है वहां पे अच्छे से बताया गया, और ये भी बताया गया है कि आपका ये सेक्शन 21J में आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, 21J में आपका 21K में कंप्यूटर रिसोर्स है, एंड 21L में आपका मिलेगा कंप्यूटर सिस्टम के रिगार्डिंग। तो आप आईटी एक्ट का ये वाला वहां पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हो कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो मीनिंग वहां पे दिया है, सेम मीनिंग आपका पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में भी सेम मीनिंग अप्लाई होगा। कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करें, शैल इंक्लूड ऑल दी प्रोसीजर्स प्रोसेस एंड एक्टिविटीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दी बीइंग अडॉप्टेड फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। कह रहा है कि जो भी तरीके अपनाए जाते हैं या प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, 3 वर्ड्स दिए गए हैं, एक तो दिया गया है प्रोसीजर, एक दिया गया है प्रोसेस, और एक दिया गया है एक्टिविटीज। जिस भी तरीके से आप एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो उसके अंदर प्रोसीजर, प्रोसेस, एक्टिविटी, जो भी हर एक चीज A to Z चीज इन्वॉल्व है, सारे की सारी चीजों को कंसोलिडेट करके कहा जाएगा कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन। उस एग्जाम को कंडक्ट कराने में आपने जो जो मेथड्स, प्रोसीजर, प्रोसेस, एक्टिविटीज अडॉप्ट करी हैं। इंस्टीट्यूशन का मीन्स क्या है, एजेंसी हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बॉडी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस एंटिटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, बाय वट एवर नेम इट बी कॉल्ड, विच इज द अदर देन दी पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के अलावा जो बाकी की चीजें बच गई हैं वही सब आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं। मेनली बेसिकली ये क्या है, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ता है, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है ना, जहाँ पे आप एग्जाम देने पहुंचते हो, उसी को ही बोला गया है कि या तो वो कोई एजेंसी हो सकती है, या कोई बॉडी हो सकती है, या कोई स्कूल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उन सबको आपको इंस्टीट्यूशन के दर्जे में रखना है। एंड दी सर्विस प्रोवाइडर एंगेज्ड बाय सच अथॉरिटी, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, जैसे TCS VCS है, जो कंपनीज हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर है। For the purpose of this clause, it is clarified that the company includes a company as defined in 2 clause 20। तो आपको पता ही है जो आपको कंपनीज एक्ट है 2013, उसके अंदर 2 clause 20 में बताया गया है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या होती है
वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। एलएलपी के बारे में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका एक अलग से बीआर एक्ट है 2008। उसके अंदर सेक्शन 21N में आपको बताया गया है कि एलएलपी का मीनिंग क्या होता है। सेम मीनिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड एक्सप्रेसली नोटिफाइड शैल बी कंस्टिट्यूट अकाउंटली, उसे को आपको नोटिफिकेशन मानना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो आप पहले से तय करके पूरा अच्छा सा पूरी सारे काफी लोग मिलके करते हो तो उसे सबको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। मीन्स एन अनलॉफुल एक्टिविटी होती है ये, committed by a person या group of person indulging in unfair means in collusion and conspiracy to pursue or promote a shared interest for wrongful gain, किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में, उसी को ही ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं। इसके अंदर पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। पर्सन एसोसिएटेड विद ए सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ए पर्सन हु परफॉर्म सर्विसेज फॉर or behalf of such service provider irrespective of whether such person is an employee or an agent of the subsidiary of such। कह रहा है कि भले ही आप उस सर्विस प्रोवाइडर के एम्प्लॉय ना हो, लेकिन अगर इनडायरेक्ट वे में आपकी कुछ जिम्मेवारी है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर को दी गई थी, तो यही माना जाएगा कि आप पर्सन एसोसिएटेड हो विद सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जी मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूं तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड का मीन्स है प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट के थ्रू रूल्स बताए गए हैं वही सब आपको प्रिस्क्रिप्शन में लाने पड़ेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन का मीनिंग बताया गया, मीन्स एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और कंडक्टेड बाय द सच अदर अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप शेड्यूल देखोगे लास्ट में मैं दिखाऊंगा, उसी के अंदर लिखा हुआ है यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए और जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं आपकी सेंट्रल की स्टेट की, वो सब इंक्लूड करी जाएंगी एक पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी में, और इनके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसी को बोला जाएगा पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स सच प्रीमिसेस व्हिच इज सिलेक्टेड by the service provider or otherwise selected by the public examination authority to be used for the conduct of examination and which amongst other may be include and school, computer center, institution, any building or part thereof। जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ता है उसी को पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर बता दिया गया है। इससे पहले हमने इंस्टीट्यूशन देखा था, तो इंस्टीट्यूशन में भी कई बार आपने देखा होगा कि जो सेंटर्स होते हैं आपके जहाँ पे जो कंपनीज वर्क करती है वहाँ पे भी कई बार उनका सेंटर पड़ जाता है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन वर्ड थोड़ा सा और वाइड वर्ड है एंड पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उससे छोटे सर्कल में आता है। इसके अंदर आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं। देखो इसने यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे इसके अंदर भी इंस्टीट्यूशन है, तो वही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को वहाँ पे हमने यहाँ पढ़ा हुआ है इसके अंदर, इस वाली क्लोज के अंदर आप देखोगे 2F के अंदर। तो यही सब बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिस प्रीमिसेस में, जिस बिल्डिंग में, जिस एरिया में, उसी को ही पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर कहा जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर बताया गया है, मीन्स एन एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, एसोसिएशन, पर्सन है, बिजनेस एंटिटी, कंपनी, पार्टनरशिप, सिंगल प्रोवाइडरशिप, कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एजेंसी भी हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको अगर कोई आपको एग्जाम करवाने की जिम्मेवारी दी गई थी तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपकी जिम्मेवारी है कि आपको अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराना है। अब आप भले ही अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू करवाओ, अपने एसोसिएट्स के थ्रू करवाओ, या प्रोवाइडर ऑफ द सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटेरियल बाय वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज्ड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, आपका काम है एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाना। Words and expression used herein but not defined and defined under any other law for the time in force shall have the same meaning as assigned to them in those law। कह रहा है कि जो बातें भले ही यहाँ पे बताई गई हैं लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेगी, उनके बारे में अच्छे से नहीं बताया गया है और किसी लॉ में बताया गया तो आपको उनको उसी के अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग देख लेना है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो सेविंग क्लॉज है एक प्रकार से। चैप्टर 2 है आपका अनफेयर मीन्स। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनफेयर, जो आपका देखोगे एक्ट का नाम ही क्या है, एक्ट का नाम ही है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो यहाँ पे जो अनफेयर मीन्स की हम बार बार बात कर रहे हैं, किसी को रोंगफुल गेन मतलब तरीके से, गलत तरीके से फायदा पहुंचाना, किस तरीके का यूज करके, अनफेयर मीन्स का तरीके का यूज करके अगर आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हो
तो वही हम देखेंगे कि अनफेयर मीन्स का क्या मीनिंग है। देखो, किसी भी एक्ट में अगर आपको कोई भी एक्ट अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए उस एक्ट का जो नाम दिया गया है। जैसे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेट से मान लो इस एक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होता है। ये भी अगर आप देखोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में काफी अच्छे से बताया गया है कि कंज्यूमर क्या होता है। तो जो भी बेयर एक्ट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर रिसोर्स क्या होते हैं। तो आपको जिस एक्ट में आप पढ़ रहे हो कि हाँ भाई हम किसकी रोक की बात कर रहे हैं, किसके प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, अनफेयर मीन्स की बात कर रहे हैं, तो अनफेयर मीन्स आपको पता होना चाहिए कि अनफेयर मीन्स क्या होता है, किस किस तरीके से जो भी आप काम करोगे लेकिन वो माना जाएगा कि वो अनफेयर मीन्स है। तो पूरा अच्छे से डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में अनफेयर मीन्स के बारे में, दी अनफेयर मीन्स रिलेटिंग टू दी। ठीक है, ये सबसे पहले बात ध्यान रखना कि ये एग्जाम के रिलेट दिया गया है। कंडक्ट ऑफ दी पब्लिक एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड एनी एक्ट, कोई एक्ट हो सकता है या कोई ओमिशन कि आपने कोई काम किया है या कोई काम जो आपको करना था जो आपने नहीं किया। अगर एक्ट और ओमिशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आईपीसी में या फिर अभी जो न्यू आपके एनफोर्स होने वाले 1 जुलाई से, उनके अंदर डेफिनेशन में काफी अच्छे से बताया गया। डन और कोज टू बी डन बाय एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूड बट नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये लास्ट वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि हमने काफी हद तक तो बता दिया है कि इन इन केसेस में अगर आप फॉल कर रहे हो तो ये सारे के सारे क्या हैं, अनफेयर मीन्स हैं आपके सारे के सारे। लेकिन ये नहीं है कि इन तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना है। अगर आपने इनमें से बताए गए किसी तरीके से किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाया है, ठीक है, पैसे के लिए, या फिर आपने इनके अलावा भी कोई तरीका यूज किया है तो वो भी माना जाएगा अनफेयर मीन्स। तो ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी काफी अच्छी बताई गई है कि आपको इनके ही अंदर रिस्ट्रिक्ट होके नहीं रहना है। इनसे एक्स्ट्रा भी कोई अगर तरीका निकालते हो जिससे किसी को, या तो आप मॉनेटरी बेनिफिट के लिए आप ऐसा कर रहे हो या किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने के लिए, गलत फायदा पहुंचाने के लिए आप कर रहे हो, तो वो सारा का सारा अनफेयर मीन्स है। देख लेते हैं फटाफट इसके अंदर क्या क्या आता है। लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर या आंसर की, इसका लीक कर देना क्वेश्चन पेपर का या आंसर की का पूरा या फिर पार्ट भी, यानी कि आधा भी आप कर रहे हो, कुछ हिस्सा भी कर रहे हो, भले ही एक क्वेश्चन भी करो आप, तब भी वो लीकेज माना जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इन कोलिजन विद अदर्स टू इफेक्ट लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की, किसी दूसरे के यूज करके अगर आप ये काम करवा रहे हो, इफेक्ट में लेके आ रहे हो, तो उसको भी ये माना जाएगा। असेसिंग और टेकिंग पोजीशन ऑफ क्वेश्चन पेपर और एन ओएमआर, जो आपका ओएमआर होता है, रिस्पॉन्स शीट विदाउट द अथॉरिटी, आप उसको कंट्रोल में कर रहे हो। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू वन और मोर क्वेश्चंस बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ए पब्लिक एग्जामिनेशन, कोई बीच में आपका आंसर सोल्व करवा रहा है, क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है, चाहे भले ही एक करवा रहा हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टिंग द कैंडिडेट इन एनी मैनर अनऑथराइज्ड इन दी पब्लिक एग्जामिनेशन, आप उसकी मदद कर रहे हो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, या तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे के कर रहे हो कुछ, या फिर उसको बीच बीच में आके कुछ बता रहे हो, ये सब उसके अंदर काउंट हो जाएगा। टेम्परिंग विद आंसर शीट्स इंक्लूडिंग ओएमआर रिस्पॉन्स शीट, टेम्परिंग करना यानी कि कुछ बच्चे ओएमआर शीट्स को खाली ब्लैंक छोड़ाते हैं, बाद में आप उनको जो सही आंसर होता है वो एक अथॉरिटी भर देती है, तो ये टेम्परिंग है, छेड़छाड़ करना। टेम्परिंग का अगर आप मीनिंग देखोगे, टेम्परिंग विद एविडेंसेस, जो लॉ के स्टूडेंट्स उन्हें पता होगा, जब आप बेल एप्लीकेशन फाइल करते हो तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो हमेशा ये ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्शन लगाता है कि माय लॉर्ड, देयर इज ए ग्रेट चांस, ह्यूज चांस दैट द एक्यूज्ड मे टेम्पर विद द एविडेंसेस, वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वहीं जो एक्यूज्ड का लॉयर है, डिफेंस काउंसिल है, वो बोलता है कि नहीं, वी आर फुल्ली कॉर्पोरेट, वी आर फुल्ली कॉर्पोरेट दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हम पूरा जितना हमारा सहयोग हो पाएगा हम कर पाएंगे। ठीक है, तो टेम्परिंग वर्ड वहां पे काफी यूज किया जाता है। अल्टरिंग द असेसमेंट एक्सेप्ट टू द करेक्ट ए बोनिफाइड एरर विदाउट एन अथॉरिटी, देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर जहां पे नीड थी कोई एरर को चेंज करने की, वहां तो ठीक है, वहां पे तो आपको सबको देगा, क्योंकि यहाँ पे जो जो एरर है वो सबको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो फिर अनफेयर मीन्स है। विलफुल वायोलेशन ऑफ द नॉर्म्स या स्टैंडर्ड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन स्ट्रो एजेंसी, जानबूझ के उन रूल्स को, नॉर्म्स को तोड़ना जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, रूल्स सेट करे गए। टेम्परिंग विद एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स और फाइनलाइजिंग द मेरिट, ये देखो अब ये जो हो रहा है, ये हो रहा है आपका एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद।
एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद वाली स्टेज पे आप कह सकते हो कि फाइनल स्टेज पे आपका टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया, मान लो किसी में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू भी हो गया। अब जो मेरिट लिस्ट बन रही है, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो कैंडिडेट्स को, उसके अंदर घपलेबाजी करना, उसके अंदर टेम्परिंग करना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनफेयर मीन्स। तो यहाँ पे आप भले ही देखोगे कि एग्जाम पेपर लीक नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, आंसर की लीक नहीं हुई है, किसी बच्चे को एग्जाम में हेल्प नहीं करी जा रही है, उसको पर्सनली जाकर कोई अलग से आंसर नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट के दौरान छेड़छाड़ करी जा रही है। ठीक है, डेलिबरेट वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी मेजर्स टू फैसिलिटेट अनफेयर मीन्स इन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो भी सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए गए आप उनको जान के तोड़ के अपना किसी को अनफेयर मीन्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्स और कंप्यूटर सिस्टम, जो हमने पढ़े थे आपका 2J 2K एंड 2L में आपको कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बताया गया है, डेफिनेशन में सेक्शन 21J में आप देख सकते हो, 21K एंड 21L में। ठीक है, मैनिपुलेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट जो एग्जाम में होती है, या फिर एलोकेशन ऑफ द डेट्स, जो भी डेट्स दी जाती है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा एग्जाम है जैसे एसएससी का आप देखें काफ़ी दिनों तक एग्जाम चलता है, बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं, नीट आप देखोगे, एनटीए के एग्जाम, सीयूटी पीजी के एग्जाम आप देखोगे काफ़ी बड़े बड़े दिन तक चलते रहते हैं, 15-15 20-20 दिन तक। तो वही बता रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट्स के रिगार्डिंग या डेट्स के रिगार्डिंग या शिफ्ट्स के भी, क्योंकि आप देखोगे दिन में मोस्टली अगर 1-1.5 घंटे का एग्जाम है तो 3 शिफ्ट हो जाती हैं, अगर 2.5-3 घंटे का एग्जाम है तो 2 शिफ्ट में एग्जाम कई बार होता है, क्योंकि जनता भाई इतना एग्जाम दे रही है। आरआरबी में आप देखोगे रेलवे रिजर्व बोर्ड वाला जो एग्जाम होता है उसमें 1.5-1.5 2 करोड़ बच्चा बैठता है एग्जाम में, तो भाई उनका सबका एग्जाम कंडक्ट कराना है आपको, तो काफी दिनों तक 1-1 महीने तक एग्जाम चलते हैं, काफी शिफ्ट्स में एग्जाम चलते हैं। तो वही उसी के बारे में बता रहा है कि अगर आपने उसके साथ कोई मैनिपुलेशन किया है, छेड़छाड़ करी है, तो स्टिल दिस इज एन अनफेयर मीन्स। ठीक है, थ्रेटनिंग दी लाइफ लिबर्टी, रोंगफुल रिस्टेन पर्सन। रोंगफुल रिस्टेन आपको पता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आईपीसी में या बीएनएस में आपने पढ़ा होगा, किसी भी तरीके से किसी इंसान को जहाँ पे वो जाना चाहिए आप उसको जाने नहीं दे रहे, उसको धमका रहे हो, उसकी लिबर्टी को वायलेशन कर रहे हो, यही सब क्या है, एसोसिएटेड विद द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी और द सर्विस प्रोवाइडर और द ऑथराइज्ड एजेंसी ऑफ द कोर्ट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन को करने से आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनफेयर मीन्स। क्रिएशन ऑफ द फेक वेबसाइट टू चीट और फॉर मॉनिटरी गेन। ठीक है, अगर आप कोई फेक वेबसाइट बना रहे हो, मान लो एसएससी की वेबसाइट है, आपने कोई एसएससी इंडिया करके वेबसाइट बना दी है, और ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं ये जेन्युइन फॉर्म भरवा रहे हैं, आप भी यहाँ पे फॉर्म भरवा रहे हो, लेकिन आपकी फेक वेबसाइट है, आप केवल पैसे इकट्ठा कर रहे हो अपना मॉनिटरी गेन के लिए, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनफेयर मीन्स। या फिर आप केवल उन लोगों का पैसा इकट्ठा कर रहे हो कि हाँ भाई आप आपका पेपर लीक करा देंगे 10 लाख में, 20 लाख में, 30 लाख में। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड होगा इसके अंदर। कंडक्ट ऑफ द फेक एग्जामिनेशन, इश्यूएंस ऑफ द फेक एडमिट कार्ड और ऑफर टू लेटर चीट और मॉनेटरी गेन। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़ सुनी होगी कि स्टेशन पे फेक टीटी पकड़े गए, फेक स्टेशन मास्टर पकड़े गए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, खुद ही अपना फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, फेक एडमिट कार्ड देते हैं, एंड फिर फेक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर जो लेटर ज्वाइनिंग लेटर है वो देते हैं, केवल किसके लिए भाई, चीटिंग के लिए। आप ऐसा कर रहे हो कि भाई हम उसको चीट कर सकें, हम उनको डिसीव कर सकें, मॉनेटरी गेन, पैसे का आप कुछ लालच होता है जब भी आप ऐसा करते हो। कंस्पिरेसी फॉर अनफेयर मीन्स, अभी हमने जो अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग पढ़ा है, कह रहा है कि उसके रिगार्डिंग कंस्पिरेसी आपको पढ़ना है तो आईपीसी में आप पढ़ सकते हो। 1-2 बी में पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बताया गया, 1-2-0 ए में बताया गया कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हो वहां पे कॉन्स्पिरेसी फॉर अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, नो पर्सन और अ पर्सन ऑफ ग्रुप्स इंस्टीट्यूशन शैल कोल्यूड और कंस्पायर टू फैसिलिटेट इंडल्ज एनी सच। ठीक है, तो साफ बोल रहा है कि कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या इंस्टीट्यूशन आपको इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इनके रिगार्डिंग आपको कॉन्स्पायरेसी नहीं करनी है कि भाई हमें एक तरीके से अनफेयर मीन्स के जरिए लोगों को, कुछ लोगों को अलग से एक मॉनेटरी, अलग से एक रॉन्गफुल गेन फायदा पहुंचाना है। ठीक है, डिसरप्शन टू कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में आप कुछ दिक्कतें पैदा उत्पन्न कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। नो पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड और एंगेज्ड विद द वर्क परटेनिंग टू द पब्लिक एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन, और हु इज नॉट ए कैंडिडेट, ठीक है, शैल एंटर द प्रीमिसेस। आप अगर कैंडिडेट नहीं हो, अगर आप अथॉरिटी में नहीं हो पर्सन के, आप पब्लिक अथॉरिटी से बिलोंग नहीं करते, आपको इजाज़त नहीं है पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर के प्रीमिसेस में एंट्री होने की,
आप कैंडिडेट भी नहीं हो और फिर भी आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको माना जाएगा कि आप पब्लिक एग्जामिनेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, डिस्टर्ब, ठीक है। No person authorized, engaged, or entrusted with the duties to conduct public examination shall before the time fixed for opening and distribution of क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो ये आपका टाइम ही होता है भाई, इस टाइम ही आपको पेपर खोलना है या इस टाइम ही आपको लॉगिन करना है, इस टाइम से आपको पेपर साथ में शुरू होगा। क्या नहीं करना है आपको, ओपन नहीं करना है, लीक नहीं करना है, पोजेस नहीं करना है, एसेस नहीं करना है, सोल सीक एसिस्टेंट टू सोल क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन ऑफ कॉपी इन ऑथराइज्ड मैनर फॉर द मॉनिटरी और harmful gain. Give any confidential informants or promise to give such confidential informants to any person where such confidential informants related to in reference to this such question paper for monitor. भाई कुछ भी तरीके से अगर आप ऐसा कर रहे हो कि लोगों को, किसी लोगों को फायदा हो, कुछ लोगों और कुछ लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मेरिट लिस्ट में ऐसे बच्चे आएंगे जिन्होंने मेहनत नहीं करी, अगर उनको आप कुछ क्वेश्चंस पहले से बता दोगे, कुछ आंसर्स पहले से बता दोगे, तो बाकी बच्चों के साथ तो ये दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना। नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड एंगेज्ड विद एनी वर्क pertaining to public examination shall accept where he is authorized in furtherance of his duties so do reveal or cause to reveal make or known to any other person information part। आपको ये भी काम नहीं करना है, ठीक है। अनड्यू एडवांटेज, रॉन्गफुल गेन हो सकता है इसको किसी से, ठीक है। अदर ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, इफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन कमिट्स एनी अनफेयर मीन्स और ऑफेंस अंडर, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है 3, 4, 5 में, अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग जो भी हमने कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग पढ़ा है, ठीक है, डिस्टर्ब के रिगार्डिंग पढ़ा है। एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन कमिट्स एनी अनफेयर मीन्स और ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 और 4, 5, द सर्विस प्रोवाइडर शैल फॉरफीट रिपोर्ट द ऑफेंस टू द कंसर्न पुलिस। अगर कोई ऐसी आपको रिपोर्ट मिलती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसको तुरंत जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, पुलिस अथॉरिटीज हैं, उनको तुरंत ये बात बतानी है और आल्सो उनको इन्फॉर्म करना है जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हैं, जो मेन बॉडी हैं आपकी, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, आपका एनटीए है, ठीक है, या अदर मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो। Provided that if the service provider resort to unfair means and commits the offence or is involved in facilitating any offence, the public examination authority shall report to the same to the। अब यहाँ पे उल्टा है, सेक्शन 3, 4, 5 में हमने देखा कि अगर आपको एक सर्विस प्रोवाइडर को अगर ये जानकारी मिलती है कि भाई एग्जाम में धांधलेबाजी हुई है, तो आपको किसको बताना है, पुलिस अथॉरिटीज को बताना है, सर्विस जो प्रोवाइडर है उनको, और एंड पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज, दोनों को बताना है आपको, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो आपको पुलिस को भी बताएगा और एक आपको पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी उससे बताएगा। लेकिन अगर सीन ऐसा है कि सर्विस प्रोवाइडर ही इन्वॉल्व है, ठीक है, वही मतलब जो जिसको जिम्मेवारी दी गई थी उसी ने काम सारा खराब किया है, तो अब जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी है उसकी जिम्मेवारी की अब वो पुलिस अथॉरिटीज को इसके बारे में बताएगी, और जो पर्सन्स और इन्वॉल्व थे, जो एग्जाम जिन्होंने अनफेयर मीन्स का इन्वॉल्व किया है, सबका बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगी। वही बताया गया प्रोविजन में, और कुछ खास नहीं। नो प्रीमिसेस अदर देन द एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन। कह रहा है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड किया जाता है एडमिट कार्ड पे, जो एडमिट कार्ड आपको पता है 3-4 दिन पहले, 1 वीक पहले, 10 दिन पहले आता है, तो आपको उसी के सेंटर पे एग्जाम लेना है। इट शैल बी एन ऑफेंस फॉर द सर्विस प्रोवाइडर for any other person associated with the service provider to cause any premises other than the examination center authorized by the public examination authority to be alternatively used for the purpose of holding public examination without the written approval of the public examination authority। देखिए सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेवारी है कि जो एडमिट कार्ड में जो सेंटर दे दिया गया आपको, फर्स्ट केस में वहीं पे एग्जाम लेना है, लेकिन किसी कारणवश से आप एग्जाम नहीं ले पा रहे हो, तो आपको रिक्वेस्ट करके जो रिटर्न में आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल करवानी पड़ेगी पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी से, उसके बाद ही आप वो एग्जाम दूसरे सेंटर में कंडक्ट करा सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस। आपको पता है कई बार जैसे सिचुएशन खराब हो जाती है, कई बार कश्मीर में हालात खराब हो जाते हैं, कई बार आप गुजरात में सुनामी आ गई, या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ बाढ़ आ गई, ठीक है, केरला में फ्लड आ गई बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे सेंटर्स को कई बार चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है, कुछ टाइम बाद उनका एग्जाम करवाया जाता है। तो कह रहा है कि वो इस सेक्शन के थ्रू ऑफेंस नहीं है, और क्योंकि वो क्यों हो रहा है, फोर्स मेजोर एक मैक्सिम है, इसका मतलब बोल सकते हो आप कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होते हैं कि आप जो पहले जो प्लान था, जो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बिहाफ पे काम नहीं कर पाते हो,
तो तब आपको फोर्स मेजर का यूज होता है। तो वो कह रहा जा रहा है कि भाई उस केसेस में आप अपना एग्जाम और की सेंटर पे करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर पर्सन्स, ठीक है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग दी पर्सन एसोसिएटेड विद ए सर्विस प्रोवाइडर shall be deemed to have been committed an offense if he individually or collision with any other person group of person। या तो आप भले ही सिंगली काम कर रहे हो या फिर किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो, और अगर आप एसोसिएट हो सर्विस प्रोवाइडर के, आप उनके बिहाफ पे काम कर रहे हो या उनके अंडर काम कर रहे हो, और उस तरीके से एग्जाम में कोई भी अनफेयर मीन्स होता है तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन एसोसिएटेड विद शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड एन ऑफेंस इफ ही फेल्स टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ एनी अनफेयर मीन्स टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर आप इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हो और आपको पता है कि अनफेयर मीन्स का प्रोसेस को यूज किया गया है, तो स्टिल दिस इज एन ऑफेंस। Where an offence committed by the service provider is prima facie established during the investigation के दौरान पहले ही on the face of it पता लग जाता है कि हाँ भाई सर्विस प्रोवाइडर जो है आपका कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे दिया गया है, वेयर एन ऑफेंस कमिटेड बाय सर्विस प्रोवाइडर प्राइमा फेसी एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू हैव कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वेंस ऑफ एनी डायरेक्टर। और जहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि ये सब हुआ है, किसकी पॉसिबिलिटी से हुआ है कि इसके अंदर डायरेक्टर का, मैनेजर का, सेक्रेटरी का या और किसी बड़े अफसर का और सर्विस सर्वर प्रोवाइडर सच सेल पर्सन ऑल्सो बी लाइबल टू दी प्रोसीडेड अगेंस्ट, ठीक है, उनका रोल हो सकता है, तो उन पर्सन की भी लाइबिलिटी बनेगी जो कि आपकी एक सर्विस प्रोवाइडर की बनेगी। प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment under this act if he proves that the offence was committed without his knowledge and he exercised all due diligence। ये थोड़ा थोड़ा अगर देखोगे तो ये हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ते हैं, हम कंपनीज एक्ट 2013 में भी पढ़ते हैं हम, कि जहां पे आप बता देते हो प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट। अगर आपको लाइबिलिटी से बचना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे रहेगा, आपको प्रूफ करना है कि भैया जो भी चीजें हुई हैं मेरी नॉलेज में नहीं थी, ये कि पेपर लीक हो रहा है या डिस्ट्रप्शन हो रहा है एग्जाम के दौरान, किसी भी तरीके से जो भी अनफेयर मीन्स का प्रोसेस अपनाया गया है मेरी नॉलेज में ये नहीं था और मैंने इसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है, और मैंने अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस यानी मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश करी थी, पूरा मैंने अपने तरीके से सावधानियां बरती थी कि एग्जाम में कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो या फिर धांधलेबाजी ना हो, ठीक है। अगर आप ये प्रूव कर देते तो आप बच जाओगे, आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस कह रहा है कि जो भी ऑफेंस यहाँ पे बताए गए हैं, क्योंकि अब हम चैप्टर 3 पे आ गए हैं, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो कह रहा है कि ये सारे जो ऑफेंसेस हैं कॉग्निजेबल इन नेचर। कॉग्निजेबल का मीनिंग क्या होता है? कॉग्निजेबल का मीनिंग यही होता है, सीआरपीसी में, बीएनएसएस में आप पढ़ते हो कि जो भी ऑफेंसेस ऐसे नेचर के होते हैं जहां पे पुलिस अथॉरिटीज विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट कैन इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, that kind of offenses are called cognizable offenses, and non-bailable offenses are that kind of offenses in which a matter of a bail is not a right, and this is purely in the discretion of the court, either the bail granted or should not be granted, ठीक है, बेल लेना आपका अधिकार नहीं है, कोर्ट शुड बी द डिसाइड वेदर द बेल शुड बी ग्रांटेड और नॉट, ठीक है, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आपको पता ही होगा, सीआरपीसी में अगर हम देखें सेक्शन 320 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में बताता है, उसके अंदर बताया गया, टेबल्स में बताया गया 320, अगर मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊं 3201 एंड 320 क्लोज टू 3201 में बताया गया है कि ये वो ऑफेंसेस हैं, टेबल दी गई होगी कि इन टेबल में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं आप उनको कंपाउंडेबल करवा सकते हो, सेटलमेंट करवा सकते हो, विक्टिम चाहे तो एक्यूज्ड को माफी दे सकता है। 3201 में जो ऑफेंस दिए गए हैं उनमें आपको कोर्ट की परमिशन की नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन 3202 में जो ऑफेंस दिए गए हैं, जो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दी गई हैं, उसमें अगर आपको कंपाउंडेबल सेटलमेंट करवाना है तो वहां पे आपको विद परमिशन ऑफ कोर्ट लगेगा, कोर्ट की सहमति लगेगी, तभी विक्टिम अक्यूज्ड को माफ कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है एंड नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर है, यानी कि इसमें माफी नहीं मिलेगी, ठीक है। पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, अब बताया गया है इस एक्ट में अगर आप अनफेयर मींस का जो भी तरीका बताया गया है, जो भी ऑफेंस है, क्योंकि ऑफेंस इसके अंदर क्या है, इस एक्ट में ऑफेंस यही है कि अगर आपने अनफेयर मीन तरीका अपनाया है, चाहे आपने अपनाया हो चाहे किसी पर्सन के थ्रू अपनाया हो, इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर भी है, इसके अंदर एग्जामिनेशन अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो पर्सन एसोसिएटेड विद सर्विस प्रोवाइडर है वो भी इन्वॉल्व है, जो भी लोग एग्जाम कंडक्ट कराने से जुड़े हुए हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक के जितने भी लोग हैं, अगर उनके द्वारा छोटी सी भी मामूली सी
कोई ऐसी नादानी बरती गई है या अनफेयर मीन अपनाया गया है जिससे किसी पर्सन को भाई फायदा हुआ है, रॉन्गफुल गेन हुआ है, या आपने अपना पैसा कमाने के लिए ऐसा किया है, आप सारे के सारे माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है अंडर दिस स्टैट्यूट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयरनेस 2024। ठीक है। The any person or person resorting to the unfair means and offences under this act shall be punished with imprisonment for a term not less than 3 years, but which may extend to the 5 years, and with फाइन अप टू 10 लाख रुपीज। ठीक है, बताया जा रहा है कि अगर इसके अंदर आप कोई भी पर्सन या पर्सन आपके हैं एसोसिएटेड अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ऑफेंस किया है, तो उनको पनिशमेंट मिनिमम बता रहा है 3 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी, नॉट लेस देन 3 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू दी, और एक्सटेंड किया जा सकता है इसको 5 साल तक के लिए, और साथ में आपको फाइन देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का। इन केस इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, अगर आपने आईपीसी अच्छे से पढ़ा है, बीएनएस अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें बताया गया है कि कई बार आपको पनिशमेंट के साथ साथ जहां पे फाइन दिया जाता है, और अगर आप वो फाइन भरने में असमर्थ हो, अगर आपने वो फाइन नहीं भरा है, तो भैया आपको उस फाइन को ना भरने के लिए भी अलग से इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, जेल की सजा दी जाती है, और वो पूरा फॉर्मूला बताया गया है उस बियर एक्ट में कि कैसे आपको जो फाइन होगा उसके अकॉर्डिंग जज करना है कि कितने महीने की और एक्स्ट्रा पनिशमेंट होगी। तो वो वही कहना चाह रहा है इसके अंदर कि इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन एन एडिशनल पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी इम्पोज्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी 1 जुलाई से तो लागू होने वाला है, इसलिए इसने आईपीसी के बारे में नहीं लिखा, लेकिन अभी तक 1 जुलाई नहीं आया, तो मैं बता दूं आपको आईपीसी में भी इस बारे में बताया गया हुआ है। ये नहीं है कि आईपीसी में नहीं है इसके बारे में, आईपीसी में भी है इसके बारे में। Provided that until the Bharatiya Nyaya Sanhita is brought into force, the provision of the IPC shall be applicable in place of the said act। साफ साफ बोल दिया है, वही चीज जो मैं बता रहा हूँ कि भाई जब तक हमारा बीएनएस एनफोर्समेंट में नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 जुलाई को आएगा और ये 21 जून को एनफोर्समेंट हो गया, जो बीच के 10-12 दिन है, क्या पता 1 जुलाई से एक्सटेंड भी हो जाए, अभी काफी ऑफिशियल न्यूज तो नहीं पता अभी। तो जब तक आईपीसी के प्रोविजन लागू होंगे इस ऑफेंस के अंदर, ठीक है, The service provider shall also be liable to punish with the imposition of the fine of। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सन और पर्सन एसोसिएटेड देखा था, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व होता है ऑफेंस में, अनफेयर मीन्स में, तो उसको देखो भैया फाइन है 1 करोड़ रुपीज का, अप टू 1 करोड़ रुपीज, एंड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एग्जाम शैल ऑल्सो बी रिकवर्ड। तो ये सबसे खतरनाक चीज है, फाइन तो 1 करोड़ देना ही है, और जितना भी आपका एग्जाम करवाने में जो कॉस्ट लगी है, ठीक है, उसको भी रिकवर कर लिया जाएगा आपसे। ठीक है, जितना भी आपका जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम कंडक्ट करवाने में आपकी तरफ से जो भी पैसा लगाया गया है, जो भी आपका कह सकते हो आपका जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, वो सारा का सारा रिकवर कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको जो जिम्मेवारी दी गई थी आपने उसको फुलफिल नहीं किया है। उसके साथ साथ और क्या किया जाएगा, एंड ही शैल बी ऑल्सो बी बार्ड फॉर बीइंग असाइंड विद एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो आपको टेंडर दिया जाता है भाई एग्जाम कंडक्ट कराने का, पहले आपका टेंडर निकलता है, उसके बाद ये होता है कि आप ये एग्जाम अगले 1 साल तक 2 साल तक आप ही एजेंसी रहोगे जो एग्जाम कंडक्ट करेगा। आपको 4 साल के लिए इंडिया में कोई भी आपको सर्विस नहीं दी जाएगी कि आप कोई भी एग्जाम इन फ्यूचर कंडक्ट कर सको, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन, आपसे ये हक भी छीन लिया जाएगा। तो सोचो कितनी बड़ी पनिशमेंट है। एक तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है, जितना भी आपने पैसा कमाया है कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन के कंडक्ट करवाने में, सारा का सारा रिकवर करवाया जाएगा। उसके बाद आपको 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, साफ साफ, तो काफी बड़ी सजा है। Where it is established that during the investigation that offense under this act has been committed with the consent, और जहां पे ये प्रूव हो जाता है फैक्ट्स के जरिए, एविडेंस के जरिए कि ये सब करवाया गया है कंसेंट से, किसकी कंसेंट से, या फिर मदद करी गई है, कॉन्निवेंस करवाया गया है, या तो डायरेक्टर की मदद से, या सीनियर मैनेजमेंट की मदद से, या पर्सन इन चार्ज जो भी सर्विस प्रोवाइडर फर्म के तरफ से काम कर रहा था, तो ही शैल बी लाइबल, जो डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजमेंट है, या पर्सन इंचार्ज है, ही शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर्स बट मे एक्सटेंड टू द 10 ईयर्स। तो यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर्स की है, और ये आपकी 10 साल तक जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे फाइन है 1 करोड़ रुपीज तक का। इन केस ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन, सेम जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर आप फाइन नहीं दोगे तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा जेल की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, जो बीएनएस के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, और जब तक आपका बीएनएस लागू नहीं होता है तो आईपीसी के प्रोविजंस के थ्रू फॉलो करना है।
Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under this act if he proves that the offence was currently। ये वही सेम चीज़ है जस्ट हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि अगर आप अपना बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे रहेगा, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है कि भाई आपकी नॉलेज में नहीं था, आपने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती है कि भाई एग्जाम में कोई भी ऐसी धांधलेबाजी ना हो, तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, फिर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में हम बार बार पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में आपने डेफिनेशन में भी देखा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आप करते हो तो आपकी क्या पनिशमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल मिलेगा आपको। इफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ठीक है, दोनों आपके काफी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, एग्जामिनेशन अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व कर लिया है, सर्विस प्रोवाइडर को भी इन्वॉल्व कर लिया है, या और भी कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो भी एग्जाम से, सीधी सी बात याद रखो आप यार, जिसको जिम्मेवारी दी गई है एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो जीरो लेवल से लेके इवन जो वहां पे इनविजिलेटर होते हैं जो आपको बताते हैं या आपका साइन करते हैं, आपके स्टैंप लगाते हैं, आपका थंब इंप्रेशन लेते हैं, बायोडाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वहां से लेके उस लेवल से लेके जो आपका पेपर सेट करता है वहां तक, अब जितने भी लोग आ गए इसके अंदर कि कौन पेपर बनाएगा, कौन पेपर पब्लिश करेगा, किसकी देख रेख में पेपर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, कौन एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, कौन एजेंसी है जिसको ये जिम्मेवारी दी गई है, किस एजेंसी ने उसको सब कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में अपनी जो ड्यूटी है वो ट्रांसफर कर दी है, हर एक सिंगल पर्सन इसके अंदर काउंट किया गया है, ठीक है। अगर उनके द्वारा कोई ऑफेंस होता है, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन, मिनिमम भैया 5 ईयर्स की पनिशमेंट है, आओ राजा, ठीक है, बट विच में एक्सटेंड टू दी 10 ईयर्स, तो 10 साल के लिए आपकी खातिरदारी करी जाएगी, एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ का इनाम भी दिया जाएगा आपको, पनिशमेंट दी जाएगी 1 करोड़। तो यार वैसे पनिशमेंट यहाँ पे फाइन थोड़ा मुझे कम लगा, क्योंकि 1 करोड़ तो आज के टाइम में कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन, सोचो जो इंसान इससे पहले इतने एग्जाम कंडक्ट करे, कोई पहली बार कर रहा है तो वो तो चलो उसकी किस्मत खराब है कि पहली बार किया तभी फंस गया, लेकिन सोचो इससे पहले इंडिया में साल में पता है आपको कितने एग्जाम होते हैं, लाखों करोड़ों बच्चा एग्जाम में बैठता है, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ बच्चा एग्जाम में बैठता है, अगर सारे एग्जाम्स आप लगा लो, उसमें सोचो कि कितनी धांधलेबाजी हुई होगी छोटे छोटे एग्जाम्स में, क्लर्क लेवल पे, ग्रुप डी लेवल पे, सी लेवल पे, ठीक है, जीडी के पेपर होते हैं, जो कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं कि जिनमें मतलब दुनिया इतना ध्यान भी नहीं देती है, लेकिन उसमें धांधलेबाजी खूब होती है। ये तो चलो बड़े बड़े एग्जाम थे, इस बार की थोड़ा सा जनता का ध्यान गया है नीट यूजी एमबीबीएस के लिए, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, तो भैया जहाँ पे देश का आप ऐसे एग्जाम में धांधलेबाजी कर रहे हो कि जिस एग्जाम को क्लियर करने के बाद लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आपके टीचर्स बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, उस एग्जाम में अगर धांधलेबाजी हो रही है तो आप सोच रहे हो कि देश की एजुकेशन का स्तर किस तरफ जा रहा है। लेवल ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूसली डेटोरेटिंग स्टेज पे जा रहा है, जो कि एक समय की मांग है कि आपको इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने जाने चाहिए। अगर यहाँ पे मैं अगर मानो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी लिख देते पनिशमेंट, तो कोई बड़ी बात नहीं थी यार, क्योंकि जो इंसान देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है तो उससे बड़ा अपराध और क्या होगा, आप बताओ। क्या मर्डर ही कि बड़ा अपराध है क्या? मर्डर से बड़े बड़े भी तो ये अपराध हैं, ये तो बहुत बड़े अपराध हैं कि आप सोचो ना, आप काफी लोग सुसाइड करते हैं जिन बच्चों का एग्जाम नहीं निकल पाता है, तो कहीं ना कहीं वो सब जिम्मेवार हैं उन सब बच्चों की जिन्होंने जिनके इस तरीके से जिन्होंने अपनी जान ली है, कि वो निराश होके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नंबर से पॉइंट नंबर से भी अगर आपका मेरिट में रह जा रहा है तो वो दिक्कत की बात है। और सोचो कि अगर वही नंबर आपका किसी बच्चे को इसलिए दे दिया गया है कि उसके पास 30 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए थे, या 1 करोड़ रुपए उसने दे दिया पेपर लीक करवा के, तो उसका सिलेक्शन हो गया, आपका रह गया, तो ये एक बहुत ही गलत बात है, तो पनिशमेंट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो ये सब वही बताया गया है कि अगर आप पेमेंट, अगर जो पनिशमेंट ऑफ फाइन है वो 1 करोड़ रुपए नहीं दोगे, तो उसके अलावा जो एडिशनल पनिशमेंट मिलेगी, इसके अलावा जो पनिशमेंट मिलेगी ना वो ऐड करी जाएगी अगर आप फाइन नहीं दोगे तो, ठीक है, तो वो आपको बीएनएस के अकॉर्डिंग है, और अगर बीएनएस के अकॉर्डिंग तो लेटेस्ट की बात है, वरना वो चीज आईपीसी में भी दे रखी है, ठीक है। इफ एन इंस्टीट्यूशन इज इन्वॉल्व इन कमिटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करवाने में, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कर लिया जाएगा, फॉरफिचिंग दी प्रॉपर्टी। तो ये अटैचमेंट एंड फॉरफिचिंग ऑफ द प्रॉपर्टी आप देखोगे, यहाँ पे हम सिविल केस की बात नहीं कर रहे, अगर आप सिविल केस की बात कर रहे होते हो तो हम सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको पता है प्रोविजन दिए गए हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, आप ऑर्डर देखोगे जो आपका चैप्टर है एग्जीक्यूशन का,
जो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री के दौरान किया जाता है, तो वहाँ पे अटैचमेंट होता है, रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अगर आप सीआरपीसी की बात करें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें, वहाँ पे भी अटैचमेंट एंड फोरफीचर के आपके प्रोविजन दिए गए हैं। अगर मैं नो डाउट तो आप देखोगे चैप्टर 677A के रिगार्डिंग आपको मिलेंगे प्रोविजन, आपका सम्मन के रिगार्डिंग, प्रोसेस टू समन ऑफ द पर्सन टू कंपेल द अपीयरेंस अगर नहीं होता तो वारंट ऑफ अरेस्ट निकलता है, तब भी आप नहीं आ रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है, फोरफिचिंग कर लिया जाता है, ठीक है। वही सब बताया गया है सीआरपीसी में, बीएनएसएस में आप अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड प्रपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी रिकवर्ड फॉर, तो ये सब काम कर सकता है उसकी पनिशमेंट के तौर पे। चैप्टर 4 है आपका इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, कि भाई इसकी इंक्वायरी कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। कह रहा है कि ऑफिसर्स एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट, डीएसपी से लो लेवल का अधिकारी नहीं करेगा इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। और एसीपी अगर हम देखें दिल्ली में, स्टेट्स में इसको डीएसपी बोल देते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े जो यूनियन टेरिटरीज है मुंबई वगैरह में, वहाँ पे इसको एसीपी बोल देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, अगर इंसेग्निया की बात करें तो आपके शोल्डर पे 3 स्टार होते हैं, पट्टी नहीं होती है। अगर आपके शोल्डर पे 3 स्टार है और यहाँ पे पट्टी है नीली और लाल रंग की, तो दिस इज कॉल्ड एज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है। और जहां पे आपका इंसेग्निया है, केवल आपके 3 स्टार हैं, पट्टी नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज द डीएसपी एंड द एसीपी ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो यही इसकी बात कर रहा है आपका। एंड मोस्टली अगर आप देखोगे जो यूपीएससी के थ्रू, जो आईपीएस कैडर के थ्रू जो लोग जाते हैं, वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग उनकी इस थ्रू पे होती है। और जो डायरेक्ट एसआई के थ्रू जाते हैं, उनका इन फ्यूचर आने वाले 15-20 साल में, 25 साल में वो डीएसपी के स्टेज तक पहुंच जाते हैं, प्रमोशन लेवल पे वहां पे जाके, ठीक है। स्टेट पीसीएस के थ्रू आप जाते हो तो डायरेक्ट भी आप डीएसपी के थ्रू रिक्रूट होते हो, लेकिन डीएसपी आईपीएस को डीएसपी के नाम से नहीं बुलाया जाता, उनको एसीपी या एएसपी के नाम से बुलाया जाता है। Notwithstanding anything contained in this subsection 1, the central government shall have the powers to refer the investigation to any central investigation agency। कह रहा है कि भले ही हमने बता दिया है कि डीएसपी एससीपी आपके ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन अगर समय की मांग है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे हमें लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और डीपली चाहिए, तो जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जैसे कि आपकी सीबीआई है, जैसे यूजीसी नेट के लिए सीबीआई अभी तहकीकात कर रही है, तो हम सीबीआई को भी केस रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पावर है। मिसलीनियस है कि भाई जो बचा कुचा जो अभी हमने चैप्टर 4 तक नहीं बताया है, तो जो बाकी की जो छोटी मोटी बातें रह गई हैं वो चैप्टर 5 में बता देते हैं। तो देख लो आप चैप्टर 5 में क्या है। कह रहा है कि मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं और पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज टू बी पब्लिक सर्वेंट। अगर आपको पता हो तो अगर आईपीसी की बात करें, आईपीसी में सेक्शन नंबर 21 में बताया गया कि कौन पब्लिक सर्वेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट देखें हम, वहां पे भी उस एक्ट के लिए जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले आप पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए। ऐसे ही आप देखोगे कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए जाते हैं या ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट किए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में किए जा रहे हैं, तो उनकी लायबिलिटी अलग होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन लोग आते हैं। तो अगर आईपीसी के अकॉर्डिंग आप जाओगे, सेक्शन 21 खोल के आप पढ़ सकते हो कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और अगर बीएनएसएस की बात करें, बीएनएस की बात करें, भारतीय न्याय संहिता की बात करें, तो उसमें सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लोज है उसके अंदर आपको मिलेगा। क्योंकि अब अलग से जो ये क्लबिंग कर दिया गया बीएनएस में मोस्टली, क्योंकि पहले आपके देखा होगा कि सेक्शन का नाम होता था, फिर उसकी पनिशमेंट होती थी, फिर अलग अलग जो भी ऑफेंस होते थे सेक्शन से रिलेटेड, तो उसके अलग अलग सेक्शंस होते थे। लेकिन अब जो नया एक्ट आया बीएनएस में, उसमें क्लबिंग पे काफी फोकस किया गया है। यानी कि सिंपल सा लिख दिया है, राइटिंग लिख दिया है, या फिर रॉबरी लिख दिया। अब रॉबरी के अंदर सब कुछ उसी सेक्शन में दे दिया, उसकी पनिशमेंट क्या है, या रॉबरी के रिगार्डिंग और कौन कौन से तरीके से आप रॉबरी कर सकते हो, हर एक चीज वो एक सेक्शन में डाल दी है, ठीक है। इसीलिए अब बीएनएस में आपके सेक्शन कम हो गए, आईपीसी में सेक्शन ज्यादा थे 511 के आसपास। कह रहा है कि चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयर्स ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी शैल बी डीम्ड व्हेन एक्टिंग एंड परपोर्टिंग टू एडेड प्रोफेशन। अगर हम बात करें चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी का है, उन सबको माना जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। कौन से मीनिंग के अकॉर्डिंग, जो कि बीएनएस में बताया गया है। और जब तक बीएनएस लागू नहीं होता है तो आईपीसी में जो सेक्शन 21 में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको एक कंपैरिजन करके पढ़ना है, अगर आपको आईपीसी पढ़ना है बीएनएस के साथ, अगर आपको सीआरपीसी पढ़ना है बीएनएसएस के साथ, और अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना है बीएसए के साथ, तो हमारा रात को कोर्सेज चल रहे हैं। हमारा जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज है 9:30 PM से रिगार्डिंग 11 PM तक, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है तो आप एक एनसीआरबी की एक ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल ऐप है ये, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंपैरिजन वाइज
पूरा का पूरा कवर किए हुए हैं न्यू 3 क्रिमिनल लॉज, ठीक है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ऐप को काफ़ी अच्छी ऐप है। किसी को लिंक ना मिले तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करके भी ये लिंक आप मुझसे ले सकते हो। ये मेरा नंबर है 9350145947, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। कह रहा है कि कई बार आपको कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं गुड फेथ में, अगर आप ले रहे हो तो वो एक्शंस आपके प्रोटेक्ट कर लिए जाएंगे, यानी वो ऑफेंस फिर नहीं माना जाएगा। कह रहे हैं कि नो सूट या प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल लाई अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज डन इन गुड फेथ। अगर आपने गुड फेथ में कोई काम किया है तो आपके अगेंस्ट फिर कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन, प्रोसीडिंग, ये सब कार्रवाई नहीं चलेगी। इंटेंडेड टू बी डन इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन और इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक सर्वेंट इन द सर्विस ऑफ एनी पब्लिक फंक्शन, पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ द सर्विस रूल्स ऑफ सच। कह रहा है कि जो आपकी सर्विस रूल होती है ना, जो सर्विस बुक होती है, आपको पता ही होगा, जो अधिकारी होते हैं गवर्नमेंट अधिकारी, उनको पता ही होगा, आपको उसके अंदर उनको वायलेशन नहीं करना है, उनको अनुरूप रह के ही काम करना है, ठीक है। जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लोगे उसके रिगार्डिंग। Provided further that the nothing shall prevent proceeding against such public servant where prima facie case exists for establishing commission। हाँ, आपको जब कोई बचाव नहीं है, आपको जहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके द्वारा ऑफेंस किया गया है, तब आपके अगेंस्ट सूट फाइल हो सकता है, प्रोसिक्यूशन फाइल हो सकता है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग फाइल हो सकती है। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू बी एडिशन टू अदर लॉज। कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। कह रहा है कि ये एक आपके एडिशनल प्रोस्पेक्टिव्स, एडिशनल प्रोविजंस हैं। ये नहीं है कि इससे पहले अगर कोई कानून बनाए गए हैं ये लीकेज के रिगार्डिंग, तो उनको आप कंप्लीटली एब्रोगेट कर दोगे, रिपील कर दोगे, ये तो साथ साथ चलेंगे, इन एडिशन है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विल बी contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect for which virtue of any such for law in force। कह रहा that provided that the provision of this act, जो इस एक्ट के प्रोविजन बताए गए, shall have effect notwithstanding। notwithstanding का मीनिंग क्या होता है? इंस्टीड ऑफ या डिस्पाइट ऑफ, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर इससे पहले जो भी बताया गया था उससे इस बात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ एनी सच इन लॉ फोर्स। कह रहा है कि भाई जो अगर इससे पहले के जो प्रोविजन है अगर उनके साथ कॉन्ट्राडिक्शन बनती है इस वाले बेयर एक्ट की, तो उसके साथ इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस बेयर एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर। जो बातें पहले बताई गई हैं वो भले ही आपके कुछ प्रोविजन इस एक्ट के प्रोविजन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको ही सुपरसीड करना है, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है जो ऑफिशियल गैजेट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल के एक्स्ट्रा रूल्स भी बना सकते हैं कि भाई इस प्रोविजन को किस तरीके से कैरी ऑन करना है, ठीक है। In particulars and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters। किस किस ले के रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं? टू ले डाउन प्रोसीजर, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज, ये 3 वर्ड्स हमने देखे थे। पीपीए किसके लिए? फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यही आपका लिखा हुआ था, वहां पे भी डेफिनेशन क्लोज में लिखे थे। एनी अदर मैटर विच इज टू बी मे बी डिस्क्राइब, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग कोई भी रूल्स बना सकते हैं कि भाई स्मूथली काम चल सके। लेइंग ऑफ रूल्स के रिगार्डिंग बता रहा है कि एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड, ठीक है। अगर आप जो रूल बना रहे हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा रूल बना रही है तो उसको तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि आपके लोकसभा है और राज्यसभा है, while it is in session for a total period of 30 days के अंदर अंदर, which may be comprised in one section in two or in two or more successive session and in any expiry of the session immediately following the session or the successive session both the houses agree, दोनों हाउसेस की सहमति चाहिए इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द रूल और बोथ द हाउसेस एग्री दैट द रूल शुड नॉट बी मेड, द रूल शैल देयर आफ्टर इफेक्ट। कह रहा है कि कैसे आपका ये रूल इफेक्ट में आएगा, तो आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सामने पेश करना है, उनकी सहमति चाहिए या फिर डिसेंट चाहिए दोनों की। द रूल शैल देयर आफ्टर इफेक्ट ओनली इफ such modified form to be no effect or in case may be so however that any such modification element shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule, ठीक है। Power to remove difficulties, if any difficulty arises in giving effect to the provision of this act, the central government may by order published in other official gazette make such provision within 3 years
नोट इनकंसिस्टेंट कह रहा है कि अगर कुछ दिक्कत आती है इनके प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने में, तो आप 3 साल के अंदर अंदर बना सकते हो कि भाई जिससे इनके प्रोविजंस को स्मूथली कैरी ऑन किया जाए। नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। इन जो बाकी के प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाना है, ये नहीं कि एक को बनाने के लिए बाकियों को इनकंसिस्टेंट कर दिया आपने। Every order made under this section shall be laid as soon as be after it made before each house of the parliament। वही से कह रहा है कि अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है स्मूथली कैरी ऑन करने के लिए, उसको भी आपको दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट को उनके सामने रखना पड़ेगा। चैप्टर 6 है, लास्ट चैप्टर है आपका, अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंसेस 38 ऑफ द 1944। तो वहाँ पे आपको पता होगा क्रिमिनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट है अब 1944, तो उसके शेड्यूल में जो सीरियल नंबर 5 है उसके लास्ट में अब सीरियल नंबर 6 ऐड कर दिया गया है। और उसमें क्या ऐड किया गया है कि अब इसके अंदर वो भी ऑफेंस ऐड कर दिए गए हैं, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये वो शेड्यूल है जो हमने 2K में देखा था कि भाई कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं इन एग्जामिनेशन अथॉरिटीज के द्वारा। तो इसके अंदर आपका यूपीएससी है, इसके अंदर आपका एसएससी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आपका, इसके अंदर आरआरबी इंस्टीट्यूट, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, इसके अंदर एनटीए है, इसके अंदर आपके मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एंड देयर अटैच एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ। ठीक है, अगर इनके अंदर कोई भी नियुक्ति होती है, कोई भी ऑफिशियल गैजेट आता है, नोटिफिकेशन आती है, या सच अदर अथॉरिटी एज में भी रिकॉग्नाइज, इसके अलावा भी और अथॉरिटीज हो सकती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपना नोटिफिकेशन के साथ बताती रहेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अगर इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको थोड़े से नियम कानून पता होना चाहिए। करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, और वैसे भी ये काफी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है आपका नीट यूजी के रिगार्डिंग, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, इसीलिए मैंने इस बीआर एक्ट को करवा दिया है। और जो बच्चे लोग हैं उन्हें डेफिनेटली हेल्प मिली होगी कि कैसे हमें एक बीआर एक्ट को रीड करना चाहिए। वैसे तो ये बीआर एक्ट काफ़ी इजी था, कोई इजी लैंग्वेज थी काफ़ी, कोई इसमें हार्ड बात ही नहीं थी, लेकिन आपको बीआर एक्ट रो बीआर एक्ट ही पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई भी एक्सप्लेनेटरी चीज़ पढ़ रहे हो किसी चीज़ की, रोज चीज़ को आप पढ़ना सीखोगे तभी आपके अंदर निखार आएगा, तभी आप लीगल जो नॉलेज है उसके अंदर अपना इजाफा कर पाओगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जो कमेंट कर सकते हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। एंड अगर आपको कोई पर्सनली डाउट है या आप पूरा पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहे हो तो आप 9350145947 पे अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो। विद इन 24 हावर्स आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। और अगर आपको कोई लग रहा है कोई नया टॉपिक सर और करा दीजिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि सर दिस टॉपिक प्लीज काइंडली, आप उसको थोड़ा सा हमें हेल्प कर दीजिए तो मैं वो टॉपिक को भी बता दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।